सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। उपसंयोजक यौगिकों से संबंधित वीडियो की पहली सीरीज के अंतर्गत आप लोगों को सामान्य जानकारी दी थी कि जो लवण होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, साधारण लवण, द्विक लवण और संकुल लवण। संकुल लवण या संकुल यौगिकों का दूसरा नाम होता है उपसंयोजक यौगिक। उन्हें उपसंयोजक यौगिक क्यों कहते हैं, उसकी परिभाषा ये है कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। अभी अपन उपसंयोजक यौगिकों के बारे में आगे पढ़ेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ परमाणु या परमाणु का समूह उपसंयोजक यौगिक के द्वारा जुड़ा रहता है, या उपसंयोजक जिन्हें अपन परमाणु या परमाणु का अन्य जो समूह जिसको अपन बोलते हैं लिगेंड, आगे इनकी परिभाषा अपने वो देखेंगे। तो उपसंयोजक यौगिकों के अंतर्गत परमाणु या परमाणु का एक समूह होता है जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, यानी उपसंयोजक बंध बनाता है। इसलिए जो संकुल यौगिक होते हैं उनका दूसरा नाम क्या होता है, उपसंयोजक यौगिक। जैसे ये आपको बताया था, जैसे FeCN6K4, तो ये आपके बनता किससे हैं, ये 2 योगशील यौगिकों से, पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड से। इसके 4 मोल, इसके आपके 1 मोल। आगे अपन चर्चा भी करेंगे उपसंयोजक कोऑर्डिनेशन एंटिटी, यानी कि उपसंयोजक यौगिकों को ब्रैकेट के अंतर्गत लिखते हैं। तो एक तो इसके अंतर्गत क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है, जो कि जनरली आपके डी ब्लॉ का एलिमेंट होता है या उसका आपका आयन होता है। अन्य परमाणु या परमाणु का समूह जो इसको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, यानी उपसंयोजक बंध बनाते हैं, वो केंद्रीय धातु परमाणु को वो लिगेंड कहलाते हैं। इनकी भी परिभाषा अपन आगे देखेंगे। तो मेरे हिसाब से आपके उपसंयोजक यौगिक होते क्या समझ में आगे होगा। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु होता है जिसमें अन्य परमाणु या परमाणु का समूह होता है, वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वो प्रदान करता है केंद्रीय धातु या परमाणु या आयन को, और उनके मध्य उपसंयोजक बंध बनता है। इसलिए ऐसे यौगिक उपसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। अब आपकी बात आती है उपसंयोजक यौगिकों से संबंधित सबसे पहले जो इनकी समझने के लिए प्रयास है, वो एक स्विस वैज्ञानिक थे, वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था उपसंयोजक यौगिकों को समझाने के लिए। वो उपसंयोजक यौगिकों का वर्नर सिद्धांत कहलाता है। वर्नर सिद्धांत क्या है? वर्नर सिद्धांत अल्फ्रेड वर्नर नामक वैज्ञानिकों ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया, जिसका सूत्र आपका NH3 होता है, इन दोनों अणुओं की आपस में क्रिया करवा करके कई यौगिक प्राप्त किए थे, जिसके आपके अलग अलग कलर थे। उनको समझाने के लिए फिर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, वो वर्नर सिद्धांत कहलाता है। वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उपसंयोजक यौगिकों को प्राप्त है वो बनाया है वो वर्नर ने। इसलिए वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है, उपसंयोजक रसायन का फादर। यानी कि ये भी कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, उपसंयोजक यौगिक रसायन का पिता किसे कहा जाता है, तो वो है अल्फ्रेड वर्नर। और उनकी इन्हीं खोज के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रसायन शास्त्र में 1913 में अल्फ्रेड वर्नर को नोबेल पुरस्कार मिला था। अब आपके वर्नर सिद्धांत क्या है वो समझने से पहले, जो वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया की क्रिया से जो यौगिक प्राप्त किए थे वो कौन कौन से थे, उनका कैसा कलर था, वो पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। 1893 में उन्होंने ये प्रयास स्टार्ट किया था। कोबाल्ट क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है COCl3। उसके साथ में एक तो यौगिक ये प्राप्त किया था जिसमें 6 अमोनिया के अणु जुड़े हुए थे कोबाल्ट क्लोराइड के साथ में। दूसरा COCl3.5NH3.1H2O। तीसरा जो कंपाउंड प्राप्त किया था COCl3.4NH3। इसके 2 यौगिक प्राप्त किए थे सेम इस सूत्र के। 2 अलग अलग होने का कारण भी आगे अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। समावय होता है, ज्यामितीय समावय अलग अलग प्रकार होता है, सिस ट्रांस, उस कारण से उसके कलर है वो अलग अलग होते हैं। तो कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया की क्रिया से ऐसे 4 यौगिक है वो
वर्नर नामक वैज्ञानिक ने प्राप्त किए थे। इसका जो कलर था नारंगी पीला, इसका कलर था गुलाबी, इसका कलर था बैंगनी, पर्पल कलर, और एक आपने नीला हरा दिया। ऐसे टोटल 5 यौगिक प्राप्त किए थे। एक आपके बीच में ये लिखना भूल गया था, कोबाल्ट क्लोराइड का COCl3.5NH3 जिसका कलर बैंगनी, COCl3.4NH3 और COCl3.4NH3। एक का आपका नीला हरा कलर था और हरा बैंगनी। एक का तो कलर था हरा बैंगनी, एक का कलर था नीला हरा। तो वर्नर ने सबसे पहले देखा था कि कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया की क्रिया से कई यौगिक अलग अलग रंग के प्राप्त हुए। तो इनका अलग अलग रंग क्यों होता है उसका समझाने के लिए उन्होंने ये बताया था कि इनकी अलग अलग संरचनाएं उन्होंने दी। उनकी संरचनाएं किस प्रकार दी, उनका सिद्धांत क्या है, वो अपन आगे समझ रहे हैं। तो कोबाल्ट क्लोराइड का 6 अमोनिया के अणु जुड़े हुए होंगे तो उसकी कैसी संरचना होगी, इसकी कैसी संरचना है होगी, इसकी कैसी होगी, ये सारे है वो वर्नर नामक वैज्ञानिक ने इन्होंने बताया था। तो वर्नर सिद्धांत क्या है वो आपको मैं समझा रहा हूँ। वर्नर ने इस यौगिकों की संरचना की व्याख्या करने के लिए उन्होंने ये बताया था कि ऐसे यौगिकों में 2 प्रकार की संयोजकताएं होती है। कितने प्रकार की संयोजकताएं होती है? 2 प्रकार की। एक होती है प्राथमिक संयोजकता, प्राइमरी वैलेंसी, और सेकंड होती है द्वितीयक संयोजकता, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु या जो आपका आयन है वो अन्य जो परमाणु या परमाणु जो इसमें जुड़ने वाले हैं उसमें 2 प्रकार की संयोजकताएं होती है। एक तो होती है प्राथमिक संयोजकता, सेकंड होती है द्वितीयक संयोजकता। आपके वर्नर सिद्धांत आ जाए तो इसमें 2 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। एक तो इनकी संयोजकताएं 2 प्रकार की होती है और प्राथमिक संयोजकता हमेशा आयनिक प्रकार की होती है और द्वितीयक संयोजकता अनआयनिक प्रकार की होती है। ये प्राथमिक संयोजकता है वो ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, यानी प्राथमिक संयोजकता पर हमेशा ऋणायन जुड़े रहते हैं और द्वितीयक संयोजकता है वो अनायनिक प्रकार की जो होती है उसमें ऋणायन भी हो सकते हैं और उदासीन परमाणु भी हो सकते हैं। प्राथमिक संयोजकता को हमेशा उनकी संरचना में से डॉटेड लाइन से दर्शाया और अनायनिक जो संयोजकता होगी डॉटेड या साथ में है तो उसको डैश लाइन के द्वारा है वो दर्शाया जाता है। द्वितीयक संयोजकता से ही उसकी ज्यामितीय संरचना का निर्धारण होता है। आजकल की अपन जो बात करें समन्वय बहुफलक अपन आगे बात करेंगे, यह जो उपशेष संयोजक यौगिकों को आज की अपन परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा जाता है केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड। तो वो लिगेंड को की जो संख्या होती है जिसको उपशेष संयोजक संख्या कहते हैं वो वास्तव में द्वितीय संयोजकता होती है। और प्राथमिक संयोजकता आयनों के द्वारा हो सकती है। आयन है वो धनायन भी हो सकते हैं आधुनिक बात करें। और वर्नर ने बताया था केवल है वो ऋणायन बताया था जो उसमें ऋणायनों को उसके बाद में लिखा जाता ब्रैकेट में। तो वो आप लोगों को बता रहे थे उपशेष संयोजक यौगिकों में वर्नर सिद्धांत। तो अल्फ्रेड वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया क्रिया से कई यौगिक प्राप्त किए जिनके अलग अलग रंग थे। उनको समझाने के लिए ये व्याख्या करने के लिए उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि उपशेष संयोजक यौगिकों में 2 प्रकार की संयोजकताएं होती है। एक होती है प्राथमिक संयोजकता, सेकंड होती है द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता आयनिक प्रकार की होती है जो ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती है और द्वितीयक संयोजकता है वो हमेशा है वो उदासीन परमाणु भी उसमें परमाणु समूह जुड़े हो सकते हैं और ऋणायनों के द्वारा भी संतुष्ट हो सकती है। द्वितीयक संयोजकता से यौगिकों की ज्यामितीय संरचना का निर्धारण होता है। प्राथमिक संयोजकता से आजकल अपन जो बात करते हैं ऑक्सीजन अंक या ऑक्सीजन संख्या निकाली जाती है और इसको डैश डैश लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। इसको पूरी डॉटेड लाइन से नहीं दर्शा करके ठोस लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। इस आधार पर इन्होंने है वो
कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के इन यौगिकों की संरचनाएं दी थी वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जिसकी पुष्टि है वो प्रयोगों द्वारा बाद में हुई, वो कैसे पुष्टि हुई वो भी अपन बाद में चर्चा करेंगे वर्नर सिद्धांत की। तो सबसे पहले इस यौगिक की जो संरचना है COCl कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के 6 अणुओं से जो यौगिक बनता है, तो वर्नर ने यह बताया था कि इसमें केंद्रीय परमाणु के रूप में कोबाल्ट रहता है और इसमें NH3 ये द्वितीयक संयोजकता से जुड़े रहते हैं। जितने भी जो NH3 है इसमें द्वितीयक संयोजकता से, और द्वितीयक संयोजकता को ठोस लाइन से दर्शाया जाता है। और इसके अंतर्गत 3 Cl है। जो Cl होंगे उनको डॉटेड लाइन से दर्शाया जाता है। तो ये कोबाल्ट क्लोराइड की COCl3 डॉट 6 NH3 जिसकी रंग जो था आप लोगों को पहले बताया था, और उसकी संरचना है वो इस प्रकार की होती है। तो चारों प्रकार के यौगिकों की अपन वो चर्चा करेंगे। तो कोबाल्ट क्लोराइड 6 NH3 आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अपन बात करते हैं तो वास्तव में इसकी जो संरचना है वो इस तरीके से CO के साथ में जो NH3 होते हैं वो 6 लिगेंड इतने व्यवहार करते हैं, और जो तीनों Cl होते हैं वो ऋणायन के रूप में व्यवहार करते हैं। यानी ये तो प्राथमिक संयोजकता और ये है वो द्वितीयक संयोजकता। इससे ज्यामितीय संरचना का निर्धारण होता है। ये तो इस कंसेप्ट के बाद में इस तरीके से स्ट्रक्चर वो दर्शाई जाती है। तो मान लीजिए आप लोगों के परीक्षा में वर्नर सिद्धांत आ जाए तो सबसे पहले आपको पूरी डिटेल में बता चुके हैं। कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया क्रिया करवाकर कई यौगिक प्राप्त किए, उनको उपसंयोजक रसायन का पिता कहा जाता है, और उनको संरचना को समझाने के लिए एक कंसेप्ट दिया था कि इसमें 2 प्रकार की संयोजकताएं होती है, प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता आयनिक प्रकार की होती है और द्वितीयक संयोजकता अनायनिक प्रकार की होती है। और पहली संरचना आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसमें दूसरे यौगिक जिसके अंतर्गत NH3 के अणु 5 ही जुड़े हुए हों, तो इसका इस स्थिति के अंतर्गत जो एक Cl होगा, जैसे एक NH3 आपका कम हो जाएगा, और इसमें से जो Cl तो ये है ही, 2 तो इसमें जो Cl होंगे वो प्राथमिक संयोजकता से जुड़ा रहेगा, और जो एक Cl होगा वहाँ इस संरचना में, क्योंकि वहाँ तो NH3 6 थे इसमें 5 थे, तो यहाँ एक Cl होगा वो द्वितीयक संयोजकता से जुड़ा रहेगा। ये तो द्वितीयक संयोजकता से जुड़ा रहेगा। पहले वाली संरचना में वो प्राथमिक संयोजकता से जुड़ा रहता है जो अनायनिक प्रकार की होती है द्वितीयक संयोजकता। तो ये COCl3 डॉट 5 NH3 की संरचना है। और इसी तरीके से COCl3 डॉट 4 NH3 जुड़े हुए हों तो उस स्थिति के अंतर्गत यहाँ जो 2 Cl होंगे वो द्वितीयक संयोजकता से जुड़े रहेंगे। यानी एक Cl और है वो आपके एक Cl, एक NH3 और कम हो जाएगा, उसके स्थान पर जो एक Cl होगा वो और आपके द्वितीयक संयोजकता से जुड़ा रहेगा, और इसमें केवल एक ही जो Cl होगा वो प्राथमिक संयोजकता से जुड़ा रहता है। तो ये संरचना होती है COCl3 डॉट 4 NH3। इसका भी एक ज्यामितीय समय होता है, उसका अलग आपका कलर होता है, वो अपन आगे चर्चा करेंगे। तो वर्नर सिद्धांत के अनुसार यौगिकों की संरचना इस प्रकार है वो दी जा सकती है कोबाल्ट क्लोराइड और NH3 की। इस वर्नर सिद्धांत की पुष्टि है वो आयनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, और सेकंड आपके वर्नर सिद्धांत की प्रयोग से पुष्टि। वर्नर सिद्धांत की प्रयोगों द्वारा पुष्टि। सबसे पहले आयनिक अभिक्रियाएं। कोबाल्ट क्लोराइड के जो जितने भी यौगिक थे उसकी
AgNO3 से क्रिया करवाई वो कितना मोल अवक्षेप देता है, उस आधार पर भी संरचना का निर्धारण किया गया, तो वो आपके एकदम एक्यूरेट था। और सेकंड, चालकता मापी प्रयोगों द्वारा, और एक अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं प्रासरण दाब, उसके आधार पर कणों की संख्या का निर्धारण किया गया। अणुसंख्यक गुणधर्मों के आधार पर भी है वो प्रयोगों द्वारा इसकी पुष्टि हुई थी। जैसे AgNO3 के साथ में क्रिया करवाएंगे तो ये जो अलग अलग आपके थे, मैं आपको समझा रहा हूँ। एक फर्स्ट यौगिक ये था COCl3.6NH3। इस यौगिक की अभिक्रिया आप AgNO3 के साथ में क्रिया करवाओगे तो इसमें 3 मोल AgCl का सफ़ेद अवक्षेप आता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, इसमें कोबाल्ट के साथ में NH3 के 6 अणु लिगेंड के थ्रू व्यवहार करते हैं, जो आगे अपन समझेंगे, जो वो आपके द्वितीयक संयोजकता से जुड़ जाते हैं। और जो तीनों Cl होंगे वो प्राथमिक संयोजकता से, अगर ये आयनित होगा जल में अपन डालेंगे तो CONH3 इसके ऊपर प्लस का चार्ज रहेगा और 3 Cl- आयन होंगे। ये तीनों Cl- आयन है वो AgNO3 में से, AgNO3 3 अणुओं के साथ में क्रिया करके 3 मोल है वो AgCl का आपके सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त करते हैं। तो इस आधार पर भी ये पता लगता है कि इसमें जो Cl होंगे वो प्राथमिक संयोजकता के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब जो दूसरा यौगिक है चालकता मापी जो प्रयोगों के द्वारा आवेश, तो 3 और 3, इस पर टोटल कितना आवेश आता है? 6 आवेश आता है। और अणुसंख्यक गुणधर्म, इसमें कण कितने बनते हैं? 1 कण ये, 3 कण ये, इसमें कण कितने बनेंगे? 4 कण है वो बनते हैं। अब दूसरा यौगिक जो था COCl3.5NH3, तो इसमें NH3 5 ही थे। एक जो Cl होता है, इसमें तो तीनों Cl प्राथमिक संयोजकता से जुड़े रहते हैं, इसमें एक Cl है वो द्वितीयक संयोजकता से जुड़ा रहता है। ये संरचना होती है COCl3.5NH3 की। तो ये आयनित किस प्रकार से होगा? इसके ऊपर प्लस का 2 चार्ज रहेगा, इसके ऊपर माइनस का आपके 2 चार्ज बराबर रहने के लिए। तो ये AgNO3 के से 2 मोल ही आपके AgCl का सफ़ेद अवक्षेप आपको प्राप्त होता है इस संरचना से। और इसमें जो टोटल आवेश होगा 2 और 2 4 आवेश होगा, जो चालकता मापी प्रयोगों द्वारा पता लगता है। कणों की संख्या कितनी होगी? 2 और 1 3 कणों की संख्या होगी। जो कोबाल्ट क्लोराइड और अन्य तरह की क्रिया से जो यौगिक प्राप्त किए थे, उनकी संरचना जो वर्नर ने सीजाई थी, उसकी पुष्टि इन प्रयोगों द्वारा होती है। थर्ड यौगिक जो COCl3.4NH3, तो उस स्थिति के अंतर्गत NH3 के 4 ही है, 2 Cl है वो, Cl टोटल 3 है इस यौगिक में। एक जो Cl ही वो ऋणायन के रूप में आपके बाहर रहेगा। दोनों जो Cl होंगे वो द्वितीयक संयोजकता से जुड़े रहते हैं। यानी ये आपका आयनित किस प्रकार होगा? इसके ऊपर प्लस का चार्ज, इसके ऊपर माइनस का चार्ज। तो इसमें Cl- एक ही है, तो AgNO3 से 1 मोल या आपके AgCl का आपको सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। और टोटल इसमें आवेश कितना होगा? 2 होगा। टोटल कणों की संख्या कितनी होगी? कणों की संख्या 2 होगी। तो इस यौगिक की संरचना भी है वो जो वर्नर ने सुझाई थी, वो इसकी प्रयोगों द्वारा पुष्टि होती है। ऐसा ही एक यौगिक, जैसे मान लीजिए अगर ये ऐसा यौगिक बने COCl3.3NH3, उस स्थिति में ये यौगिक AgNO3 के साथ में कोई अवक्षेप नहीं देगा, क्योंकि जो तीनों Cl होंगे वो द्वितीयक संयोजकता के द्वारा जुड़े रहते हैं। द्वितीयक संयोजकता अनायनिक प्रकार की होती है, तो वो आयनों के रूप में टूटेगी नहीं। जैसे इसकी संरचना बन इस तरीके से हम भी दे सकते हैं, CO3NH3 और 3 Cl, तो ये आयनित होगा ही नहीं, ऐसा संकुल यौगिक जो होगा। और इसमें कणों की संख्या 1 ही होगी, कोई आवेश नहीं आएगा, और AgNO3 का कोई आपका अवक्षेप है वो प्राप्त नहीं होता है। तो इस आधार पर है वो जो वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया की क्रिया से जो यौगिक प्राप्त किए, उनकी प्रयोग द्वारा पुष्टि होती है। तो मेरे हिसाब से आज का जो अपन का टॉपिक था उपसंयोजक यौगिकों का वर्नर सिद्धांत क्या है, वो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। जो वर्नर सिद्धांत में मेन ये है, 2 प्रकार की संयोजकता होती है, प्राथमिक संयोजकता, द्वितीय संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता आयनिक प्रकार की और द्वितीय संयोजकता अनायनिक प्रकार की। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अपन बात करें तो जो द्वितीय संयोजकता होती है वो
उसकी समन्वय बहुफलक यानी कि वो लिगेंडों की संख्या को व्यक्त करती है, और जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो ऋणायनों को शो करती है। तो आगे वाली जो वीडियो की सीरीज होगी उसमें अपन उपशेष संयोजक यौगिकों से संबंधित किस जो शब्द अपन काम में ले रहे थे, उपशेष संयोजक एंटिटी, लिगेंड, समन्वय बहुफलक, उपशेष संयोजन संख्या क्या होती है, ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, लिगेंड क्या होते हैं, उसका कितने प्रकार के लिगेंड होते हैं, उनके बारे में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये जो वीडियो की सीरीज़ है वो आप कंटिन्यू देखते रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।